हेलो एवरीवन। आज 12वां दिन है हम लोगों का, जिसमें हम आपको जेएलओ राजस्थान 2013 का पेपर 2 जो सीपीसी और सीआरपीसी का होता है उस एक्सप्लेन करेंगे। और 110 प्रश्न से लेके आज 119 प्रश्न तक हम आपके डिस्कस करा देंगे। इससे पहले 109 प्रश्न हम करा चुके हैं पिछले टर्न पर। 110वां प्रश्न, पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि जब एक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अनधिक जुर्माना दंडादेश देता है तो अपील कहाँ होगी। तो हम लोगों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 में बताया गया है कि छोटे मामलों की अपील नहीं होती है। और छोटे मामले कौन है, पूरा मैटर हमने वहाँ अपने मैटर में पढ़ाया हुआ है। हमने जो नोट्स दिए हैं सीआरपीसी उसमें पूरा बताया हुआ कि छोटे मामले कौन कौन से हैं। इसके जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसमें 100 रुपये तक का अगर जुर्माना दिया जाता है तो ये छोटा मामला माना जाएगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के अनुसार, इसलिए इसकी कोई अपील नहीं होगी। कहने का मतलब है 110 का ऑप्शन नंबर 4 है कि अगर 100 रुपये तक का कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जुर्माना दे रहा है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। फिर 111वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि परंतुक जो जोड़ा गया है कि ये परंतुक है एक, असल में ये 100 हम लोगों की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में एक परंतुक जोड़ा गया है कि ये परंतुक ये लिखा हुआ आपके सामने, किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध किए जाने की इत्तला दी जाती है तो ऐसी इत्तला किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। अंतः स्थापित किया गया, कब अंतः स्थापित किया गया है, ये एग्जैक्टली दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन हुआ था 2013 में, उसके द्वारा ये अंतः स्थापित किया गया, परंतु धारा 154 सीआरपीसी में। कहने का मतलब है 111वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 112वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि ए पर बी को लूटने और स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने का आरोप है, क्या ए के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 392 और 394 के अधीन अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकेगा। तो पहली बात तो इसका यह है कि हाँ, लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है 112वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। और व्याख्या, चूँकि हम बता चुके हैं हर मैटर में हम अपने आंसर्स को व्याख्यात्मक रूप में दे देते हैं। इसकी इस तरह से व्याख्या कर दी हमने कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 218 में बताया गया है कि विभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप लगाया जा सकता है। ये इस तरह से व्याख्या अर्थ प्रश्न की आपको मिलेगी। फिर 113वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होती है तो आपराधिक न्यायालय जारी कर सकता है। अगर भारत से बाहर न्यायालय को तलाशी लेना है तो हमारी भारत सरकार की तरफ से क्या होता है, न्यायालय के द्वारा जो हमारे भारत सरकार के अधीन न्यायालय हैं, भारत में स्थित न्यायालय हैं, वो क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र जारी करते हैं। और ये किस धारा में बात हुई है, 166 में हुई है। कहने का मतलब है 113वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। 114वें प्रश्न में पूछा है कि गया है कि निम्नलिखित में से किस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अंतर्गत अवर दंड न्यायालय से अभिलेख मंगाने का अधिकार है। एग्जैक्टली दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 में ये बताया गया है, पुनरीक्षण से संबंधित धारा है ये। इसमें ये कहा गया है कि कोई अवर न्यायालय का मतलब है चाहे वो उच्च न्यायालय हो या वो सत्र न्यायालय हो, दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपने अधीनस्थ न्यायालय से क्या कर सकते हैं, अभिलेख मंगा सकते हैं और उसका पुनरीक्षण कर सकते हैं। कहने का मतलब है यह अधिकारता सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, इसलिए 114वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर आ जाइए आप 115वें प्रश्न पर। आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि किसी एक व्यक्ति को एक ही मामले में दोबारा संकट में नहीं डाला जाएगा, दंड प्रक्रिया की संहिता किस धारा से संबंधित है। तो हम लोगों की, हमने अभी इससे पहले भी प्रश्न बताया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में बताया गया है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाएगा। कहने का मतलब है 115वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, धारा 300। 116वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा
कथन असत्य है, असत्य बताना है आपको। तो पहला कथन देखें, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक पत्र द्वारा भी दाखिल की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सही है, टेलीफोन से भी एफआईआर कराई जा सकती है। तीसरा कथन को बहुत ध्यान से समझे कि असंज्ञेय मामलों के कारित करने से संबंधित एक सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित हो थाने के वार्ड साधक अधिकारी को दी जाती है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन होती है। बिल्कुल नहीं है, ये कथन गलत है, क्योंकि जो एफआईआर है, प्रथम सूचना रिपोर्ट है, ये संज्ञेय मामलों में दी जाती है धारा 154 के अंतर्गत, इसीलिए यह कथन असत्य है। इसलिए 116वें का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 117वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धारा में से निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस धारा में है। तो दंड प्रक्रिया की धारा 304 में निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है और राज्य की तरफ से ये सुविधा दी जाती है। राज्य के द्वारा एक अधिवक्ता दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को जो अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम नहीं है, तो निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है धारा 304 के अंतर्गत। कहने का मतलब है 117वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर 118वें प्रश्न में पूछा गया कि ये बताइए धारा 164 की उपधारा 3 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है कि वे अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर व्यक्ति ये कहता है कि संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसे क्या करेगा। तो होता क्या है कि धारा 164 उपधारा 3 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष आया और वो कहता है कि भाई हम संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा, पुलिस अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। 118वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जानता है अगर इसको हमने पुलिस कस्टडी दे दी तो इस पुलिस वाले इसको मार मार के संस्वीकृति करा लेंगे, चाहे ये इच्छुक हो चाहे ना हो। इसलिए उसको क्या करता है, पुलिस के निरोध को प्राधिकृत नहीं करता अगर वो कहता है कि हम संस्वीकृति नहीं करना चाहते। तो कहने का मतलब 118वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। आखिरी प्रश्न आज के हम लोगों का टर्न का कि 119वां प्रश्न है ये, इसमें पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील की जा सकती है। तो जो 265 धारा है ये एग्जैक्टली न्यायालय का निर्णय से संबंधित होता है और इस धारा के अंतर्गत जो न्यायालय का निर्णय होता है उसकी कहीं पर भी अपील नहीं होगी। इसीलिए 119वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि जो न्यायालय का निर्णय है उसकी कोई अपील धारा 265 के अंतर्गत नहीं होती है। इस तरह से पूरा मैटर हमने आपको करा दे दिया लगभग 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर। अभी तो 8 ही मिनट हुए हैं, ये हम पूरा मैटर दे देते हैं। हर टर्न पर हम आपको बार बार बताते हैं कि इस पूरे मैटर के साथ साथ हम अपना हैंड रिटन नोट्स को इस तरह से पॉइंट वाइज बना देते हैं, क्वेश्चंस को आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें सारी धाराएं इम्पॉर्टेंट मैटर होता है जो रिपीटेडली पूछा जाता है जेएलओ में। इसीलिए आपका पुराना रिवीजन होता चला जाएगा, जो हम पूरा सिलेबस आपका जेएलओ को दे चुके हैं उसका रिवीजन होता चला जा रहा है। और ये मैटर हम आपको तब तक देंगे जब तक जेएलओ का आपका चूँकि नवंबर में एग्ज़ाम है, तब तक ये मैटर हम आपको देते रहेंगे। इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन भी होता जाएगा। पर डे आप 10-12 मिनट हमें दीजिए, जिससे हम क्या करेंगे आपका पूरा रिवीजन भी करा देंगे, सारे डाउट्स भी क्लियर कर देंगे। और जैसा कि हम बता चुके हैं पूरा मैटर हमने अपनी प्ले लिस्ट पर दे दिया है आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही आप सारा सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट पा जाएंगे हमारे चैनल पर। इसीलिए जैसे ही आपको ये हमारा वीडियो मिले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं सबको ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं जिससे कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा, कोई डाउट आपको नहीं आएगा। सारा प्यूरिफाइड मैटर है, इसलिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।